अरे मेरी बात ठीक है। ठीक है, बोले वाली। रेड बन सकते थे सर। ठीक है सर। ये लास्ट वो जी प्लीज बता दे, बराए मेहरबानी जी। उसको देखे जी। ओके बच्चों, आप आवाज ना आए प्लीज बच्चे, प्लीज प्लीज। सर सर ये आपने जो शीट भेजी है, वर्कशीट भेजी है, ये सॉल्व करनी है। जी जी, ये वर्कशीट आप देख भी ले बच्चे, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, उसको भी देख ले। स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है बच्चे आपको, जी देखो, सर। अपन शेयर कर बाद में दे दो तुम। ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है जी, स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है इसमें देखिए जी, जो इट इज इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम, IBIS। इट इज IBIS की जो मेन रिवर है जी, जो उसकी उसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न कुछ ट्रिब्यूटरीज सारी आ रही है। सबसे ऊपर देखें, जो वी दिया हुआ है, वी जो रिवर स्ट्रीम है, वो वी रिवर स्ट्रीम, अब्दुल राफे सत्ती प्लीज, जो वी रिवर स्ट्रीम आ रही है दैट इज एंटरिंग इनटू पाकिस्तान फ्रॉम जीबी। ये ऊपर देखें, आपको जीबी नजर आ रहा है, जीबी में से एंटर हो रहे हैं। ये जीबी का रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन है। वहां से जो बी रिवर स्ट्रीम एंटर हो रही है दैट इज बेसिकली इंडस। इसको समझो ना भाई, इसको समझे बच्चे प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल जी। बाद में फिर आप कहेंगे कि जी हमें समझ नहीं आई, प्लीज। अब बोले कोई ना बच्चे, प्लीज। This river stream is entering into Pakistan from Gilgit Baltistan, and this river stream is basically Indus दरिया सिंध गिलगित बल्तिस्तान के रीजन से पाकिस्तान में एंटर होता है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान से भी अगर आप पीछे जाते हैं तो इट इज एंटरिंग फ्रॉम इंडिया। इंडिया के लद्दाख रीजन से गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होता है, और गिलगित बल्तिस्तान से ऑनवर्ड मूव करते हुए ये पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। तो ये वी वाली स्ट्रीम जो है, दिस इज रिवर इंडस। जी इंटरनेशनली हम यही स्टांस लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, एजेके जो है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इंटरनेशनली हम यही स्टांस लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान से एंटर हो रहा है। उसके बाद नीचे जो डब्ल्यू स्ट्रीम आप देख रहे हैं, दिस डब्ल्यू स्ट्रीम इज एंटरिंग फ्रॉम एजेके। ये ऊपर लिखा है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट इज एंटरिंग फ्रॉम एजेके, एंड दिस इज बेसिकली जेहलम। ये जेहलम रिवर की स्ट्रीम है जी। ये डब्ल्यू स्ट्रीम जो है एजेके से एंटर हो रही है इनटू पाकिस्तान। ठीक है, और ये जेहलम रिवर है जी। इससे नीचे जब आप आते हैं, थोड़ा सा इससे नीचे आएंगे, तो कश्मीर वाले रीजन में ही हमारे साथ टच कर रहा है। कश्मीर रीजन में बॉर्डर जो टच कर रहा है, वो बॉर्डर टच कर रहा है सियालकोट में। सियालकोट से एंटर कर रहा है दरियाई चनाब। सियालकोट से एंटर कर रहा है दरियाई चनाब। ये जो स्ट्रीम दिखाई जा रही है एक्स, दिस स्ट्रीम इज बेसिकली रिवर चनाब। रिवर चनाब सियालकोट से पाकिस्तान में एंटर होता है। ये भी एजीके से आ रहा है जी, उसे जम्मू कश्मीर से आ रहा है। ये भी जम्मू से आ रहा है, जम्मू कश्मीर के रीजन से आ रहा है। उससे नीचे जब आते हैं तो नीचे वाले साइड पे आप बॉर्डर रीजन में देखते हैं, बॉर्डर रीजन से वाई स्ट्रीम एंटर हो रही है।
This wide stream from the border region is basically रावी। ये रावी रिवर है जी, ये रावी रिवर है। और इससे जब हम नीचे आते हैं, इससे जब नीचे आते हैं, नीचे वाली स्ट्रीम जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये कसूर वाले रीजन से एंटर होता है। ये कसूर वाले बॉर्डर से इंडिया से हमारी इस तरह ये रिवर स्ट्रीम एंटर हो रही है, और इस रिवर स्ट्रीम का नाम सतलुज है। ये नोट कर लें बच्चे अपने साथ, ताकि आपको बाद में क्लियर हो। इसी तरह के हैंड आउट्स आते हैं जी, उसके अंदर डायग्राम्स आती हैं, और ये फिगर जो डायग्राम की बेस पे वो आपसे इंडस रिवर इरिगेशन सिस्टम के बारे में पूछते हैं। तो ये बेसिक इंडस रिवर की वो है, ट्रिब्यूटरीज हैं, जो जाके मिलके पंजाब में पंज आप जिसको कहा जाता है जी, पांच दरियाओं की जमीन, ये पंजाब को पंजाब इस तरह बनाया जाता है जी। ठीक है, इसमें झेलम भी आता है, इंडस भी आता है, चनाब भी आता है, रावी भी आता है, और सतलुज भी आता है। ठीक है, the last one is सतलुज which is entering from कसूर रीजन इनटू पाकिस्तान। ठीक है, ये पांच आपकी रिवर ट्रिब्यूटरीज है। इसी तरह ये जो आपको दिया हुआ है आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 में तो ये रिवर के नाम थे ना सारे, तो नोट कर लें अपने पास रिवर के नाम जी। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से जी, बी कौन से, इंडस, डब्ल्यू कौन से जी, झेलम, एक्स कौन से जी, चनाब, एंड वाई कौन से, रावी। ये चारों रिवर्स के नाम आपके हो गए जी। फिर उसके बाद नीचे देखें, जो डैम दिया गया है, डैम झेलम के ऊपर, डब्ल्यू के झेलम है, और उस स्ट्रीम के ऊपर कौन सा डैम है, मंगला डैम है जी। तो यहाँ पे आंसर आएगा मंगला डैम, यहाँ पे आंसर आएगा जी मंगला डैम। बैराजेस के नाम आपको डिटेल मैंने लिखवाए थे, जो आपको बैराजेस वाला पेज दिया था मैंने। कोई सी भी दो बैराजेस के नाम लिखने हैं आपने, कोई सी भी दो बैराजेस के नाम आपने लिखने हैं। ठीक है, कौन सा बैराज है, जिना बैराज है, रसूल बैराज है, इस्लाम बैराज है, ठीक है, कादराबाद है, सक्कर है, गुड्डू है, कोटरी है। कोई भी बैराजेस का नाम है, फलक एंड अहमद, जी हाँ, जिना बैराज भी है। कोई भी बैराज का नाम लिख सकते हैं जी। बी का क्वेश्चन 2 सेकंड पेज पे दिया हुआ है जी, बी का क्वेश्चन 2 सेकंड पेज पे दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन बैराजेस एंड डैम्स। बैराजेस एंड डैम्स के बारे में मैंने एक हैंड आउट आपको दिया था जी, प्लस उसके साथ मैंने आपको डिफरेंसेस भी लिखवाए थे। ठीक है, इन्होंने कहा जी स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन बैराजेस एंड डैम्स। चार उन्होंने आपसे मार्क्स के क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अंदर आपने चार डिफरेंसेस बयान करने, चार डिफरेंसेस डिफरेंट बयान करने जी। डैम क्या होते हैं जी, डीप होते हैं, और बैराजेस डीप नहीं होते हैं, बैराजेस लॉन्ग होते हैं। डैम्स कहाँ पे होते हैं जी, माउंटेनियस रीजन में होते हैं। ठीक है, और बैराजेस कौन से होते हैं, प्लेन पे होते हैं। ठीक है, बैराजेस यूज होते हैं वाटर डाइवर्जन के लिए, बैराजेस यूज होते हैं वाटर डाइवर्जन के लिए, और डैम्स यूज होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, फिर डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, बैराजेस से जनरेट होती है, नहीं जनरेट होती। ठीक है, वाटर स्टोरेज डैम्स में होता है जी, बैराजेस में नहीं होता, बैराजेस में वाटर की डाइवर्जन होती है। डैम को स्टीप स्लोप चाहिए होती है, तो क्योंकि उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करनी होती है। डैम्स को स्टीप स्लोप चाहिए होती है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करनी होती है उन्होंने। बैराजेस जो है वो वाटर डाइवर्ट करते हैं, बैराजेस जो है वो वाटर को डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, वाटर डाइवर्जन के काम आते हैं, बैराजेस बनाए इसीलिए जाते हैं। जी बच्चे, जी जी, चार डिफेंसेस लिखे हैं आपने, कोई से चार डिफेंसेस लिख लीजिए।
डाइवर्ट का मतलब है जी, डाइवर्ट का मतलब है पानी जो है वो डिफरेंट कैनाल में डाइवर्ट करते हैं बैराजेस। बैराजेस का काम ये है कि जी वाटर डाइवर्जन का काम करते हैं। वाटर स्टोरेज का काम जो है वो डैम से होता है, क्योंकि डैम की डेप्थ ज्यादा होती है। डैम की डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, जिसमें वाटर रिजर्वायर बड़ा होता है और वाटर स्टोरेज ज्यादा होती है। इधर आ जाओ पहले। Sir, allowing the flow of water to uh, बैराजेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। yes, sir. ठीक है वलीद, बैराजेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है सर। डैम डैम स्टोर वाटर, डैम ठीक है स्टोर वाटर एंड बैराजेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। सर, मैंने चार चार लिख दिए हैं, लाइक चार बैराजेस की और चार डैम्स की। हाँ भाई, चार इधर आए आप। अच्छा, सेकेंड डिफरेंस लिखिए जी। डैम्स प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। डैम्स डैम्स प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिखिए जी, सेकेंड डिफरेंस लिखें। डैम्स प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बैराजेस डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सर सर वाटर डाइवर्जन के काम आते हैं बैराजेस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जी। ठीक है सर, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल भी तो है। जी जी, ऐसे ही है। लो कॉस्ट फॉर बैराजेस, बैराजेस की कॉस्ट लो होती है जी, बैराजेस की कॉस्ट लो होती है। देखो नेक्स्ट डिफरेंस मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो। ये लिखा है बोर्ड पे, लिखो लो कॉस्ट फॉर बैराजेस। बैराजेस जो है वो लो कॉस्ट होते हैं जी। डैम कॉस्ट इज एक्सपेंसिव। मेंटेनेंस ऑफ डैम्स इज एक्सपेंसिव, ये भी लिख सकते हैं आप। मेंटेनेंस ऑफ बैराजेस इज लो कॉस्ट। बैराजेस की मेंटेनेंस बची है, उसकी गेट्स की मेंटेनेंस होगी। ठीक है, उसमें तो वो डैमेज हो जाए फ्लड की वजह से, ज्यादा फ्लड की वजह से सिल्टेशन हो सकती है उसकी वजह से। फिर जो डैम का रिजर्वायर है, उसकी रिजर्वायर की सिल्टेशन की वजह से जो कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर है वो भी कम हो सकती है। इसके बाद बच्चे बात कर रही हूँ, आप क्लास के बाद जाके बात कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बैराजेस का लेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जी।
लेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देन डैम्स। डैम्स के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए रिजर्वायर के लिए, बैराजेस को नहीं चाहिए। डैम्स के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, रिजर्वायर के लिए बैराजेस को नहीं चाहिए। और जब भी डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं तो बहुत सारा एरिया जो है वो उसकी डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, बैराजेस के लिए नहीं चाहिए ये काम। बैराजेस आर built on flat lands and dams are, बल्कि डैम्स रिक्वायर steep slope। Barrages are built on flat lands and dams require steep slope। सिल्टेशन मैंने आपको बताया था, वेन एवर रिवर्स कम, दीज रिवर्स कम फ्रॉम दी माउंटेनियस रीजन। जो माउंटेनियस टेरेन है वहां से रिवर मूव करके आते हैं, तो वहां से रॉक्स की जो वो है सिल्ट जो है, रॉक्स के जो मटेरियल है, सॉइल है, वो साथ साथ मूव करता है। और उस मटेरियल या उस सॉइल के मूवमेंट को सिल्टेशन कहा जाता है, उसको सिल्ट कहते हैं, और सिल्ट के मूवमेंट को सिल्टेशन कहा जाता है। सिल्टेशन मीन्स दैट सिल्ट कम्स फ्रॉम दोज माउंटेनियस रीजन विद द रिवर फ्लो एंड इट सेटल्स इन फर्दर डाउन ऑन द स्ट्रीम। जो नीचे स्ट्रीम आ रही होती है, उस स्ट्रीम में आगे आके वो फर्दर डाउन सेटल डाउन होने शुरू हो जाती है। कभी कैनाल में मूव कर जाती है वो सिल्ट जो है दरिया के साथ भी मूव करती है। वो सिल्ट जो है डैम में तो लाजमी आती है, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा होता है डैम में इनफ्लो ज्यादा होता है, साथ सिल्टेशन भी ज्यादा आ रही होती है। आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी, सिल्टेशन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अर्बन फ्लडिंग जब होती है आपके यहाँ पे सिटी में, बैरिया में भी, आगे बाहर पिंडी में कहीं पे भी, जब अर्बन फ्लडिंग होती है, जिस दिन बारिश ज्यादा हो वहां पे जब अर्बन फ्लडिंग होती है, जहाँ से पानी का वो हो रहा होता है, फ्लो जा रहा होता है, जब पानी खुश्क हो जाता है, पानी चला जाता है, तो वहां पे आप देखते हैं बहुत सारा कीचड़ जमा हुआ होता है। वो कीचड़ असल में उस जमीन का नहीं होता, वो साथ उसके मटेरियल मूव करके आती है, सॉइल मूव करके आती है, ठीक है, मट्टी मूव करके आ रही होती है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट है सिल्टेशन का। बेसिकली वो सॉइल नहीं मूव कर रही होती है दरिया में, इस तरह की सॉइल नहीं मूव कर रही है दरिया में, जहां जहां वो रिवर फ्लो जा रहा है, उस रिवर फ्लो के साथ पहाड़ों में से मट्टी, ज़रात, मिनरल जो कि रॉक्स में से निकलते आ रहे हैं, वो साथ साथ मूव करते जा रहे हैं। इस प्रोसेस को सिल्टेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को सिल्टेशन, द मूवमेंट ऑफ दैट सिल्ट एंड सेटलिंग डाउन इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, इसको सिल्टेशन कहा जाता है जी। सिल्टेशन का इफेक्ट क्या होता है? वो उन्होंने पूछा, सजेस्ट फोर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सिल्टेशन। सिल्टेशन की वजह से कौन से चार प्रॉब्लम्स होते हैं जी, किसी किस्म के भी? सबसे पहली प्रॉब्लम है, इट रिड्यूसेस वाटर सप्लाई। इससे वाटर सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, ये सेल्ट मूव कर रहा है जी, इसकी वजह से। वाटर बिकम सिल्टी, सिल्ट मूव कर रही है, मडी होगा वाटर और वाटर बिकम सिल्टी। मीन्स उसमें सिल्ट मूव कर रही है ना, आपको नजर आ रही है सिल्ट मूव कर रही है, तो वाटर बिकम सिल्टी, ठीक है। सॉल्टी नहीं है, सिल्टी है बच्चे।
तुक्का भी तो तेरा गलत है, नहीं पता तो पूछ ले, बस सॉल्ट बना दे। एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी क्या होता है? सिल्ट सिल्ट आपको मैंने बताया ना बच्चे, सॉइल मूव कर रही होती है पहाड़ों में से रेत और जो वो सॉइल मूव कर रही होती है, और रॉक्स की रिमेन्स साथ में आ रही होती हैं। ठीक है, जो टूट फूट होती है पानी के मूव करने की वजह से, जो मिनरल्स आ रहे होते हैं, उन सबको सिल्ट कहा जाता है कंबाइंड। इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर फ्लो ब्लॉक हो जाता है जी। इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाटर। या आप इसको लिख सकते हैं ब्लॉक। सर सॉरी, मेरा फोकस नहीं था, ये पॉइंट नंबर 2 में आपने लिखा है वाटर बिकम्स सिल्टी। ये बच्चे क्योंकि सिल्ट मूव कर रही होती है उसके साथ, तो ऑटोमेटिकली वाटर बिकम सिल्टी। अच्छा, मतलब वो जो सिल्ट उसके ऊपर मूव कर रही होती है उसी के साथ उसके साथ वाटर मूव भी। कर रही है, उसके ऊपर नहीं, उसके साथ, दरिया के फ्लो के साथ मूव कर रही होती है। उस वजह से उसको सिल्टी कहा जाता ठीक है सर। है। नहीं नहीं, इस तरह को वो नहीं है। इतनी रेत नहीं है मेरा बच्चा, कीचड़ नहीं मूव कर रहा होता पूरा। ठीक है। इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाटर, ब्लॉक्स कैनाल और रिवर। होता है क्यों नहीं होता? गलती से कह दिया होगा पता, सॉरी। अगर मैंने कहा है तो याद नहीं है मुझे, मैं सॉरी कर दे। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कोई और चीज ब्लॉक नहीं करता है कि बोली क्या आपको, आप निकाले कि मिनी सॉइल वगैरह होता है जिससे ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज नहीं जाना मैंने, वाटर ब्लॉकेज किया। It weakens the foundation of dams। फाउंडेशन ऑफ डैम्स जो है उनको इफेक्ट कर सकती है सिल्टेशन। ज्यादा होगी तो फाउंडेशन में ज्यादा प्रेशर आएगा, पानी के अलावा भी। It can damage dam। वो बदलू से डैमेज होगा। Not enough water for irrigation, क्योंकि बड़े डैम्स यूज होते हैं जी थ्रू आउट द ईयर। बता दो जी हाँ, उसी वजह से बड़े डैम्स यूज होते हैं बच्चे थ्रू आउट द ईयर इरिगेशन के लिए। जहाँ पे आपके रेनी डेज कम होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, वहां इरिगेशन के लिए या रिजर्वायर में रिजर्व वाटर जो है, डैम का रिजर्वायर में रिजर्व वाटर जो है वो यूज होता है। वैसे ही नोट कर लो यार। बहुत बहुत शुक्रिया। डैम्स के अंदर जब रिजर्वायर के अंदर सिल्ट भर जाती है, उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो लो होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे उसकी बेस में सिल्ट मौजूद है, तो पानी की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो इरिगेटेबल लैंड के लिए जो पानी चाहिए होता है
इरिगेशन के लिए, दैट इज रिड्यूस। इरिगेशन के लिए पानी रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह हाइड्रिक इलेक्ट्रिक पावर के लिए, एचईपी के लिए भी पानी की रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि रिजर्वायर में पानी कम स्टोर हो रहा है। ज्यादा स्पेस जो है वो सिल्ट की वजह से वो हो गई है, कवर हो गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि चंद दिन पहले, दो दो तीन चार दिन पहले ही गूगल के ऊपर एक फ्रेश आर्टिकल आया हुआ था, और फ्रेश आर्टिकल किस चीज का था? एक कराची की कंपनी ने ऑफर की है आर्मी चीफ को कि जी, जो सुरबेला डैम में सिल्ट मौजूद है, उस सिल्ट को प्रोसेस करके वी विल एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम इट। उस सिल्ट को प्रोसेस करके वी विल एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम इट। और वहां जो सिल्टेशन है, जो सिल्ट वहां पे जमा हुई है, उस सिल्ट रिजर्व के अंदर तकरीबन 686 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड है जी। 686 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड है इस सिल्ट के अंदर। फिर उसकी then, रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि पहाड़ों में से जब ये मूव करता है पानी, तो साथ अपने मिनरल मूव करता है, और मिनरल एलिमेंट्स में रिच एलिमेंट गोल्ड भी है जी। पाकिस्तान के पहाड़ों में, या इस हिमालयन रीजन या काराकोरम रीजन के पहाड़ों में जो रिच एलिमेंट है वो एक गोल्ड भी है। ठीक है, और ये पिछले 50-60 साल से जो सिल्टेशन हो रही है और पानी वहां पे जमा होता जा रहा है, उसके साथ ये सारे के सारे वो मूव करते हुए आ रहे हैं जी। सर जी बच्चे। सर जाए ना, हमें भी जाना चाहिए। ये बात सही है। उस जाने के लिए पुत्र सेहत ठीक करके अकेडमी का जाना पड़ेगा, यहाँ से प्लान करके जाएंगे मरीज, ऐसे घर सर से चल कोई जाए। मसला नहीं है सर, बहुत बहुत सोना मिलेगा, अमीर हो जाएंगे। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, एक्सप्लेन व्हाई रिवर्स आर इम्पोर्टेंट टू पाकिस्तान। सर ये तो आंसर बेस्ड है ना, पॉइंट बेस्ड तो नहीं है। ये नहीं आंसर बेस्ड है बच्चे, इसमें आपने आंसर डेवलप करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर हमारे पास तो लाइट और क्लास ही चल रही है, ज्वाइन क्यों नहीं होगी पुत्र? ज्वाइन कर लिया आपने? हो गया ज्वाइन? हमारी तो पुत्र ज्वाइन है। ठीक है। ठीक है, चेक करो। नहीं तो मुझे मैसेज कर दो, मैसेज करता हूँ। ओके ठीक। सर सर सलमान, ये बच्चे, 2 मिनट उसके बाद सर उसके रिलेटेड ऐसी जी ये वैसे हमारे मन के ऊपर कितना भार है क्या। उठो यार, उठो, जाओ क्लास से जाओ, जाओ। ठीक है। सब बातें कर, इसका मतलब है आप भी ये काम करोगे, लीव द क्लास। यदि गजा पाकिस्तान को कितना दिया है, गजा कितना है पाकिस्तान में? हाँ, यार आई सर थिंक 2 मिनट रुके ना, बहुत कितना बना चेक करना पड़ेगा। वैसे भी आई थिंक तो $250 बिलियन। सर ये निकालते क्यों नहीं होते सर, रात वगैरह से ये गोल्ड एक्सचेंज कर तो मशीनरी है हमारे पास, मशीनरी नहीं है हमारे पास। इसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी और मशीनरी सब कुछ चाहिए, वो है नहीं। इम्पोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं। ट्रक ले आए, ड्राइवर ना हो, फिर क्या करेंगे? जब ड्राइवर हायर करेंगे, ट्रक भी ले आएंगे, सब कुछ करेंगे, तो सर कारोबार से ज्यादा खर्चा हो जाएगा। कारोबार से ज्यादा खर्चा हो जाएगा मेरा बच्चा। मिसाल देता हूँ, आपके अब्बा जो है नया होटल भी शुरू करें, बिल्डिंग में नहीं ले, ठीक है, वो बंदा भी बाहर से बुला लें, एक्सपर्ट भी बुला रहे हैं, सामान भी सारा बुला लें, और प्लेट खरीदने के लिए आए बंदा, वो कहे जी मेरे पास, तो आप मांग रहे 500 रुपये, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये, हम 100 रुपये से ज्यादा नहीं देते, अब क्या करेंगे? ठीक है, तो आपके मशवरे पे आपको मारेंगे, क्योंकि मशवरा आपने दिया होगा, जिस तरह भी आप मशवरा दे रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, रिटर्न कम हो रहा है, इससे जब फिजिबल नहीं होता फिर इसके ऊपर हुकूमत अमल नहीं करती। ज्यादा एक्सपेंस, आप खुद सोचे, मुझे ये बताएं कि तकरीबन
25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का रिजर्वायर है, उस 25-20 किलोमीटर के रिजर्वायर में से सिल्ट निकालना, उसको प्रोसेस करना, उसमें से गोल्ड निकालना, गोल्ड निकाल के फिर गोल्ड को प्रोसेस करके प्योर करके फिर उसको 24, 22, 23 या 21 कैरेट गोल्ड में कन्वर्ट करना। इज इट इजी? रेत में से गोल्ड निकालना तो पूरा प्रोसेस होगा ना। आप पूरी मशीनरी लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे, इससे बिग प्रोजेक्ट। इसी तरह जो सैंडेक में प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान का, सुन लो यार, कोई काम की बात सुन लिया करो यार, काम की बात सुन लिया करो, ठीक है। ये सैंडेक में जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने लगाया है, जो चाइना की मदद से लगाया है, उस प्रोजेक्ट में क्या है, उस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान और चाइना की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो, फॉर एग्जाम्पल, 3 टन 4 टन निकलता है ना, 4 टन में से 3 टन चाइना का है, 1 टन पाकिस्तान का। 4 केजी निकलता है तो 3 केजी चाइना का है, 1 केजी पाकिस्तान का है। निकलता है सैंडेक से, निकलता है सैंडेक से। सैंडेक की जो सैंड है ना, सैंडक की जो सॉइल है, ये बलुचिस्तान में, सैंडक की जो सॉइल है, सुने ना मेरे को, तो पूरी बात सुनोगे तो समझ आ जाएगी ना। सैंडक की जो सॉइल है, उस सॉइल में से ओर निकाला जाता है। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओर निकाला जाता है, उस ओर कहा जाता है जिस सॉइल के अंदर एलिमेंट मौजूद हो। फिर उस एलिमेंट को, उस ओर को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसकी मुख्तलिफ वो बनती हैं, कैटेगरीज बनती हैं कि भाई ये गोल्ड है, या ये कॉपर है, या ये इसमें ये चीज है। अब वो गोल्ड और कॉपर रिच जो ओर है ना, उसके जब प्रोसेस, रॉ प्रोसेस करके ना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बड़े बड़े उसमें कन्वर्ट किया जाता है, आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी ट्रेज में। उन ट्रेज को, वो हैवी ट्रेज होती हैं, वो ट्रेज लोड की जाती है ट्रकों में। उन ट्रकों के थ्रू थ्रू वो ट्रेज मूव करती हैं, या थ्रू सी, ग्वादर बोर्ड के थ्रू, या फिर वो मूव करती है थ्रू कराकरम, मूव करती हुई जाती हैं चाइना में। चाइना में लगी है रिफाइनरी, गोल्ड की रिफाइनरी, वहां जाके वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद चाइना जो कहता है, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज कहते हैं, यदि आपके इस प्रोसेस में से, या इतना जो ट्रक आए हैं, इन ट्रकों में से तकरीबन 10 किलो गोल्ड निकला है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं 10 किलो गोल्ड निकला है, तो इस 10 किलो में से 7.5 हमारा है, 2/3 हमारा है, ठीक है, 1/4 आपका है। ये प्रोजेक्ट उनके साथ मुआहदा हुआ है। उस मुआहदे में ये कहा कि यदि 5 साल तक ये प्रोजेक्ट होगा, 5 साल बाद, सुन लो यार कोई बात सीरियस है, 5 साल बाद फिर आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 50-50% हो जाएगी। फिर चाइना एक मशीनरी, एक प्लांट यहाँ पे लगाएगा रिफाइनरी का, जो कि पाकिस्तान में रिफाइनरी शुरू होगी। फिर नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि 20 साल के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, एग्जैक्ट वो नहीं दे रहा, वो क्या इनकी मिनट शीट या अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा, ठीक है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी बाई द साइंटिस्ट ऑफ चाइना, बाई द गवर्नमेंट ऑफ चाइना टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस काबिल होगा जी सैंडेक में से बाकी की जो रिमेनिंग सॉइल होगी, या बाकी की जो रिमेनिंग प्लांट होगा, वहां पे उस और को प्रोसेस करके गोल्ड निकालेगा। मेरा बच्चा, जो एरिया है ना, जो एरिया है वहां पे इसी स्पीड से अगर एक्सट्रैक्शन रही, तो 20 साल में गोल्ड निकल। तो सर ये क्या कहते हैं चाइना से भी पता चलती है अपना जेला डैम से एक्सपेंस आधा नहीं बेशक गोल्ड करता है 600 में से अगर 300 भी डालें तो भी काफी। मैं आपको कह रहा हूँ बच्चे, जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि 25 किलोमीटर के एरिया से रेत निकालनी है डैम में से। उसके लिए कौन, कितने बड़े एक्सकेवेटर चाहिए होंगे, एक सुन ना मेरी बात पूरी सुन ले, तो एक्सकेवेटर चाहिए होंगे। फिर वहां पे पूरा आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उस नेटवर्क में से रोड नेटवर्क बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। वो एक्सकेवेटर्स उस सॉइल को निकालेंगे, वो आएगी डंपर्स में, वो सॉइल ऊपर आके प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद उसमें से ये सारा काम होगा, ये फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव वर्क। कोई डैम बनाने में अमेरिका को भी, चाइना को भी 5 से 10 साल लगते हैं। हालांकि इतनी डेवलप कंट्रीज है, लेकिन उनको 5 से 10 साल, मोस्ट डेवलप कंट्रीज, मोस्ट टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज हैं, उनको 5 से 10 साल लगते हैं कि पूरे रीजन में रिजर्वायर क्रिएट करना, उसको साफ करना, साफ करके फिर उसको इस काबिल करने के वहां पानी छोड़ दिया। और फिर उसकी लाइफ बताई जाती है कि इस डैम की लाइफ 50 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, 70 ईयर्स। क्यों? इसी फिल्ट्रेशन के थ्रू उस डैम की जो रिजर्वायर है वो भर जाता है। वो 50-60 ईयर्स के बाद दोबारा उस डैम को खाली करके, उस रीजन को फिर खाली किया जाए, तो फिर वो डैम इस काबिल हो जाएगा। लेकिन वो दोबारा खाली करके उसको फिर खाली किया जाए, तो वो जो एक्सपेंस उन्होंने कमाया है डैम में से, या आगे फ्यूचर में कमाएंगे, उससे ज्यादा एक्सपेंस लग जाएगा उसको साफ करते हुए। तो फिर इस तरह के डैम्स को अबेंडन कर दिया जाता सर है। मेरी बात समझे? यानी कि जो पिछले 80 साल, 70 साल, 100 साल पुराने डैम है, जिनमें सिल्टेशन ज्यादा हो चुकी है, तो उनका अबेंडन कर दिया जाता है। उनको दोबारा से साफ करना, एक नया डैम बनाया जा सकता है किसी और सर रीजन में, ठीक है। उसे सर नया डैम बनाना सस्ता पड़ेगा। रीजन 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 सुने, समझे समझे, डैम कैसे बनता है? डैम बनता है कि चारों तरफ से पहाड़ हो, ठीक है, और एक साइड से वाटर की आउटलेट हो, उस जगह पे आप कंक्रीट वॉल खड़ी कर दो।
और वो कंक्रीट वॉल इतनी स्ट्रांग हो कि वो इसके जो 7 8 9 10 किलोमीटर का रेजरवायर है, वो रेजरवायर का जो पानी का प्रेशर है उसको वो कंक्रीट वॉल रोक सकती है। क्योंकि पानी का प्रेशर बनेगा ना, फिजिक्स कहती है पानी का प्रेशर बनेगा, तो सारा पानी का प्रेशर जो है उसको वो रोक सके, इतनी बड़ी कंक्रीट वॉल बननी पड़ेगी। तो वो पाकिस्तान के मिस्त्री ने बना सकते, मादर के साथ पाकिस्तान के इंजीनियर ये नहीं कर सकते। उसके लिए हायर टेक्नोलॉजी चाहिए, जो चाइना के पास है, जो डेवलप कंट्रीज के पास। इस चीज का या अगर इसमें भी कुछ वो कर रहे हैं उनके पास भी टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ पाकिस्तान में जो गोल्ड वगैरह सिलेक्ट होगा ऑयल वगैरह फॉर एग्जाम्पल क्यों करेंगे, गोल्ड निकलेगा कुछ मतलब मैं किसी की हेल्प करूंगा 500 1000 रुपए के लिए कर लूंगा, सलाम दुआ पे हेल्प कर लूंगा, मैं उससे तो 5 लाख 10 लाख 15 लाख की हेल्प नहीं करूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चाइना एक लिमिटेड हेल्प आपको देगा, चाइना कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि जी चाइना ऑल टुगेदर अपने इंटरेस्ट पीछे फेंक दे और सिर्फ आपका काम करे। तो वो इस तरह 1/4 हमें देती है और बाकी वो क्या कहते हैं सिर्फ आता है। तो अपनी इनकम ले रहे हैं ना, हाँ जी, उसमें उनको बेनिफिट नजर आया तो उनकी प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट की नहीं, प्राइवेट कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट किए। अगर इनमें से किसी को ऑफर मिल जाए करा देगी, टेंशन ना ले, ठीक है, लेकिन नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तानी, दैट विल बी बेसिकली द बेटरमेंट ऑफ चाइना। कर दे आंसर। सर 10 मिनट बात कर रहे सर सलमान सर। जी बच्चे। सर सलमान, आप अपना व्हाट्सएप देखिएगा, मैंने ये सी पॉइंट का आपको आंसर बना के भेजा, चेक करिएगा, ठीक ठीक है, है? ठीक है, मैं करा दूंगा। सर चेक करिएगा। किस पे भेजे बच्चे, मेरा नंबर पे या अकेडमी का नंबर पे? सर वो जो आपका नंबर नहीं है जहाँ से अक्सर मैं आपको मैसेज करता रहता हूँ। तो 0300 वाला जो नंबर है सर, उस पर मैंने भेजा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल देख लिया ठीक है। मैंने, भेजिए, बिल्कुल ठीक है बच्चे, सही है सर। ठीक। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पिछले 70 80 साल में क्या हुआ, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं मुझे कोई, सर ये काम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बिल्कुल इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द कंट्री, ना इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ना इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री हुआ है। मैं आपको ये बताऊं, पता है एक्सपेंस ज्यादा है, उसका खर्चा ज्यादा है। तो जब इतना खर्चा ज्यादा होगा तो कोई कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी? यानी फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 100 रुपए लगा के 1 रुपए का बेनिफिट हो रहा है तो वो नहीं इन्वेस्ट करेगी, क्यों करेगी? कि हम थके भी इतनी इन्वेंट्री मूव करें, बंदे मूव करें, टेक्नोलॉजी मूव करें, आएगा 1 रुपया फायदा। और बीच में कोई वो मिसहैप हो जाता तो रुपया पहले से देना पड़ जाए, तो वो नहीं, इसकी प्रॉफिट में जाता है बंदा जो 20 to 30% प्रॉफिट हो रहा हो कम से कम। और जो बड़ी कंपनी है वो तो 50% और 100% का सोचती है। तो बिलर डैम उसके बाद बना है, इंडस वाटर ट्रीटी के बाद, 1960 के बाद, 1960 में बना फिर बिलर डैम। 60 साल हो गए, फिल्ट्रेशन हो चुकी बहुत सारी उसकी। हर साल क्या होता है जी, हर साल ये होता है दरबेला डैम के रिजर्वायर को बढ़ाने के लिए एक लेवल और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। खत्म हो जाए तो ये इनका क्या किया जाता है जो गवर्नमेंट खत्म कर देती है। वो वैसे ही रिजर्वायर सारा भर जाएगा, थोड़ा बहुत इरिगेशन के लिए पानी रह जाएगा कुछ बहुत, उसे वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर नहीं जनरेट हो सकेगी जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर ये हाँ, उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टिल देयर टू वेट फॉर 25 to 30 years। बस हमने यही दुआ करनी है कि दरबेला डैम खत्म हो जाए, ठीक है, खुद हमने कुछ नहीं किया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। जी बच्चे, ये मुंतहा और मानून सुनिएगा जी प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन व्हाई रिवर्स आर इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान, यू शुड डेवलप योर आंसर जी। रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की, यू शुड डेवलप योर आंसर जब भी वो कहते हैं तो उसमें आपने सेंटेंस टू सेंटेंस पैराग्राफ वाइज आंसर लिखना है। सुने जी सुने,
सेंटेंस टू सेंटेंस, यहाँ पे पॉइंट पे नहीं लिखना, यहाँ पे आपने सेंटेंस टू सेंटेंस पैराग्राफ वाइज आंसर लिखना है, इस क्वेश्चन को समझे नहीं। ठीक है, पाकिस्तान के लिए रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? यू हैव टू राइट सेंटेंसेस, प्रॉपर सेंटेंसेस एंड मेक योर आंसर। मैं पॉइंट बता देता हूँ, आंसर आपने खुद लिखना है जी। रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? रिवर्स जी टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है जी। जी जी, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है रिवर्स। लो रेनफॉल है। लो रेनफॉल है जिसकी वजह से वाटर प्रोवाइड कर दे। बच्चे पॉइंट समझे प्लीज। चला मैं 6 दफा मना कर चुका हूं, तो शर्म करो, तो दूसरे बात करो, जिससे बात करो, इसको समझो पहले। लो रेनफॉल है और वाटर प्रोविजन जो है वो रिवर्स के जरिए होती है जी। helps to generate HEP। अटक नहीं गए उसमें, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे लोग मूव करते हैं ना, ये दरिया के आसपास, तो उनके रिक्रिएशन पॉइंट्स होते हैं, तो दैट टॉपिक लैंडस्केप बनता है, वहाँ पे टूरिज्म का काम आता है। फिशिंग इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है जी रिवर। प्रोवाइड्स इनकम और फूड सप्लाई तो लोकल एरिया। सबसिस्टेंस। यार भाई बात नहीं करो सर, माना भी देखेंगे और इतना ही देर देखते रहे इसका अंदाज नहीं। Rivers provide water for industries, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ब्रिक इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए, provide water for irrigation,
एग्रीकल्चर, फार्मिंग। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखवाए ना बच्चे इस आंसर में, इन पॉइंट्स की बेस पे आपने आंसर डेवलप करना है जी, ये आंसर नहीं है। ये जो आंसर के आपको मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, अहमद आपको बता रहा हूँ, आंसर के जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं इसकी बेस पे आपने आंसर डेवलप करना है जी। जब वो कहते हैं डेवलप योर आंसर, उसका मतलब वो कहते हैं जी किसी भी 4 पॉइंट्स के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है, छोटी सी एक पैराग्राफ में कम से कम 4 5 6 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं जी, कम सर से कम जिस 4 5 6 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, एंड दैट आंसर शुड बी कॉम्पैक्ट। सर जिस तरह मैंने आपको भेजा, लाइक दैट, जी राइट? जी बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल जैसे आपने भेजा, उसी अंदाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू दी challenges of water supply in Pakistan। व्यू नंबर 1 क्या है जी? व्यू नंबर 1 है जी, स्मॉल डैम्स आर द बेस्ट वे टू सॉल्व वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम्स एंड असिस्ट डेवलपमेंट। लार्ज डैम्स आर द बेस्ट वे टू सॉल्व वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम्स एंड असिस्ट डेवलपमेंट। यानी स्मॉल डैम्स और लार्ज डैम्स। जी जी बिल्कुल लिखना है।
बोर्ड में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है जी? लास्ट रो को खास तौर पे जो मुज़ाकरात में शुरू में माशाल्लाह काफी देर से, इसीलिए मैंने बोलना बंद कर दिया था। ठीक है, इट इज योर होम टास्क, इट इज योर होम टास्क जी। मैंने आपको बताया जी लेवल 3 मार्किंग का आंसर कितना बनता है जी? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी इज द 6 मार्क्स क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी इज 6 मार्क्स क्वेश्चन जी। इसको समझना जरूरी है, बैठिए 2 मिनट। ठीक है, पहला पॉइंट जो मैंने बताया जी, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया, डेवलप पॉइंट रेफरिंग टू बोथ व्यूज विद इवैल्यूएशन और रेलेवेंट एग्जांपल। पॉइंट्स डेवलप करने हैं जिसने व्यू ए व्यू बी दोनों की तरफ रेफर करना है। व्यू ए क्या है जी? क्वेश्चन में व्यू ए क्या है? स्मॉल डैम्स के बारे में। व्यू बी क्या है? लार्ज डैम्स के बारे में। आपने स्मॉल डैम्स का जिक्र भी करना है, लार्ज डैम्स का जिक्र भी करना है। एक पॉइंट में, एक दो पॉइंट में आपने स्मॉल डैम्स का जिक्र भी करना है, लार्ज डैम्स का जिक्र भी करना है। फिर उसके बाद उसने कहा है जी विद एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में क्या आएगा जी? इवेल्युएशन में आप इवेल्युएट करेंगे कि स्मॉल डैम ज्यादा हेल्पफुल है। इवेल्युएशन में जरा आपके लिए बता रहा हूं जी, इवेल्युएशन में आप इवेल्युएट करेंगे कि जी स्मॉल डैम्स हेल्पफुल है, या फिर दोनों बात नहीं करेंगे आप, दोनों में से एक भी आप एक को इवेल्युएट करेंगे। स्मॉल डैम्स हेल्पफुल है और लार्ज डैम्स। एक में रुक जाओ बच्चे, इस क्वेश्चन को समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में मार खाते हैं आप ज्योग्राफी में और नंबर नहीं आते। ठीक है, इसीलिए मैंने हम लोग खामोश कराया है ये समझाने के लिए कि ये पॉइंट समझना जरूरी है। ठीक है, या फिर आप उसके साथ इसके अलावा अगर एवेल्यूएशन नहीं दी हुई तो आप रेलेवेंट एग्जांपल दे देते हैं। रेलेवेंट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ लार्ज डैम, तो लार्ज डैम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे रेलेवेंट एग्जांपल में आप तुरबेला या फिर मंगला का जिक्र कर सकते हैं। तुरबेला या फिर मंगला का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, और तुरबेला मंगला से क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, इरिगेशन ज्यादा होती है, पानी ज्यादा स्टोर होता है। आपको जिन दिनों में रेनफॉल कम होगी, पानी का स्ट्रीम कम होगा, रिवर्स में विंटर में फॉर एग्जांपल, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट नहीं हो रहे होते, तो उस वक्त पे आपको वाटर प्रोवाइड किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन थ्रू दोज लार्ज डैम्स ऑफ तुरबेला एंड मंगला। सुन लो ना यार, क्या मसला तुम्हें? तुरबेला और मंगला के रिजर्वायर से, लार्ज डैम्स के रिजर्वायर से जब आपके पानी की फ्लो रिवर्स में कम होता है, उस वक्त पे इरिगेशन के लिए पानी वहां से प्रोवाइड होता है। ये मैंने आपको 3-4 किस्म की उसके बेनिफिट्स बताए हैं। ठीक है, और यही बेनिफिट्स एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कोट करेंगे, अगर तो आपने खाली जो ऊपर वाला पॉइंट मैंने बताया जी इसमें वैल्यूएशन का खाली जिक्र करें, तब भी वैल्यूएशन का जिक्र, दोनों पॉइंट्स को रेफर करेंगे, आप डेवलप करेंगे अपना आंसर। फिर आप एवेल्यूशन का खाली जिक्र करें तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। खाली रेलेवेंट एग्जांपल दें विद बेनिफिट, ठीक है, तब भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सेकंड पॉइंट में मैंने एंड को सर्कल किया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने और को सर्कल किया है, सेकंड पॉइंट में मैंने एंड को सर्कल किया, तो लेवल 3 में वो कहते हैं अगर आप ये सारा काम करें, एवेल्यूशन प्लस एग्जाम्पल भी रेलेवेंट दे दें, तो देन यू आर एलिजिबल टू हैव 6 आउट ऑफ 6। मेरी बात समझे? इसकी डिवीजन ऐसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सपोर्टिंग दी पॉइंट ऑफ व्यू ए, अगर ए पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा बच्चा पहला पैराग्राफ लिखे आप ए के बारे में, सेकंड पैराग्राफ लिखे आप बी के बारे में, और एंड में आपको वो क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन क्या है जी ऊपर? विच व्यू डू यू एग्री? पढ़े जी इसको, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है जी विच व्यू डू यू एग्री विद मोर, give reasons to support your answer and refer to examples you have studied. You should consider view A and B in your answer. तो कहते which view do you agree with more, यानी आपकी पॉइंट ऑफ व्यू की भी इंपॉर्टेंस है, तो आपने एक आध सेंटेंस एंड में अपना भी लिखना है कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू लार्ज डैम्स, ये नहीं कहना जी व्यू ए या व्यू बी, ये नहीं कहना। आप आंसर डेवलप कर रहे हैं, तो आंसर डेवलप करने का मतलब ये आपने अपने वर्ड्स में लिखना है कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू लार्ज डैम्स आर मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू स्मॉलर डैम। बात समझ आई थी? आंसर समझ आया? दिस इज योर होम टास्क जी। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लिखना है
और मेरा बच्चा जो जो माशाल्लाह तबसरा कर रहा था वो सारे मुबस्सिरीन जो है मेरी जहन में मौजूद है। कल मैं एक एक मुबस्सिरीन से क्लास में आंसर सुनूंगा, चेक नहीं करूंगा, सुनूंगा। ठीक है, हमदान लिख के लाना। उठेगी नमाज के लिए तस्वीर में देता हूँ। कल तैयार हो गए तो सही, कल से ही धुएं निकलेंगे तेरे भी और खान भी, दोनों भाई इसी तरह तैयार हो गए। हाँ हाँ, चलो। माशा आज रेहान साहब माशाल्लाह जुबान खुली आज इनकी पहली, दोनों पड़ोसियों के साथ।